नमस्कार साथियों। बचपन में मैं देखा करता था, मेरे कुछ रिश्तेदारों के साथ हुआ था, और जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद की पढ़ाई कर रहा था, तब भी मैं देखा करता था कि अगर किसी पर्सन को फालेज, लकवा, पैरालिसिस या स्ट्रोक हो जाए, जिसको मेडिकल साइंस में हम लोग सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, तो वो पेशेंट को जो भी फालिज हो जाता था या मुंह टेढ़ा हो जाता था या आवाज़ चली जाती थी, हफ्तों महीनों खटिया पलंग पर लेटे रहना पड़ता था। उसका एकमात्र इलाज होता था फिजियोथेरेपी बताते थे, मालिश बताते थे। ऐसे केसेस में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी और पूरी रिकवरी भी नहीं होती थी, बेड सोर बन जाते थे। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है साथियों, और तरक्की इतनी कर ली है कि अगर ऐसे पेशेंट को हम समय रहते अस्पताल ले आए तो ये भी हो सकता है 4 या 5 दिन बाद ऐसे पेशेंट को, जिसको बाईं तरफ या दाईं तरफ पूरा लकवा है, या जिसकी आवाज़ चली गई है, या जिसका मुंह एकदम टेढ़ा हो गया है, वो चलता हुआ वैसे ही घर जाए जैसा कि सामान्य व्यक्ति होता है। तो ऐसा कैसे संभव है? इसके लिए मुझे कुछ तथ्यों को आपको बताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो उसी विषय में है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। बात करते हैं साथियों स्ट्रोक की या सीवीए की, जिसकी फुल फॉर्म सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। साधारण भाषा में समझे, हमारे मस्तिष्क को बहुत सारी खून की नलियां सप्लाई करती हैं। अगर उन खून की नलियों की सप्लाई बाधित हो जाए तो वो ब्रेन के जिस हिस्से को सप्लाई कर रही हैं वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, शरीर में वो कमी आ जाती है। मान लीजिए वो खून की नली जिस हिस्से को सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे दाएं तरफ के हाथ और पैर को कंट्रोल कर रहा है और आवाज को कंट्रोल कर रहा है, तो आवाज चली जाएगी, दाएं तरफ के हाथ और पैर में आंशिक या पूरे तरीके से लकवा मार जाएगा। तो इसको हम लोग स्ट्रोक, पैरालिसिस कहते हैं। एक फेशियल नर्व पैल्सी होती है, कभी कभी ब्रेन में ऐसी जगह पे होता है कि केवल चेहरे की मसल्स को सप्लाई करने वाली खून की नली में ऐसा हो जाता है तो चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, तो इसको फेशियल नर्व पैरालिसिस कहते हैं। ये भी एक प्रकार का स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक और सीवीए क्यों होता है आपको बताया साथियों, जब ब्रेन की खून की सप्लाई में रुकावट आ जाती है। रुकावट 2 वजह से आती है। जो पहली वजह होती है, जो 80 से 85% केसेस में होती है, उसमें ब्रेन के जिस हिस्से को खून की नली सप्लाई कर रही है उस खून की नली में रुकावट आ जाती है। 100 लोगों को अगर स्ट्रोक होता है तो 85 लोगों को यही स्ट्रोक होता है, और इसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा हिमरेजिक स्ट्रोक होता है। हिमरेजिक स्ट्रोक 100 में से 15 लोगों को होता है, और इसमें क्या होता है कि ब्लड की वेसल रप्चर कर जाती है और वहां पर ब्रेन में ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ये 2 तरीके से हमको नुकसान पहुंचाता है मरीज को। एक तो जो क्लॉट बनता है वो ब्रेन पे प्रेशर बनाता है, क्योंकि ब्रेन तो एक बंद कैविटी है, तो जो खून अतिरिक्त वहां जमा हो गया वो बाहर की तरफ तो प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी जबरदस्त हड्डी है, तो अंदर ब्रेन की तरफ प्रेशर बनाएगा। और साथ में खून की नली जो फट गई है वो ब्रेन के उस हिस्से को रक्त भी नहीं दे पाएगी जिसको रक्त दे रही थी। तो एक इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया और एक हिमरेजिक स्ट्रोक हो गया। और इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि जिस हिस्से को वो खून की नली सप्लाई कर रही है उस हिस्से के काम होना बंद हो जाएंगे। तो ये तो साथियों स्ट्रोक के बारे में हो गया। स्ट्रोक के आपको 2 प्रकार बता दिए। स्ट्रोक का इलाज, जैसा कि मैंने अब बताया, ऐसा संभव है कि समय रहते अगर अस्पताल में आ जाएं तो हो सकता है तीसरे चौथे दिन व्यक्ति अपने पैरों पे चलता हुआ पूरे तरीके से रिकवर होके चला जाए। उसके लिए अस्पताल उसका समय से आना जरूरी है, और उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हम स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को पहचानें। तो इसके लिए एक काफी रिसर्च के बाद निमोनिक बनाया गया है, जिसको हम लोग बी फास्ट कहते हैं। बी फॉर बैलेंस। अचानक संतुलन बिगड़ने लगे व्यक्ति का बहुत ज्यादा स्ट्रोक हो सकता है। ई आई, दोहरा दिखने लगे, दुगना दो दिखने लगे, और साथ में आंखें अगर टेढ़ी हो जाएं या एक आंख से दिखना बंद हो जाए या आधा हिस्सा आंख का दिखना बंद हो जाए, स्ट्रोक हो सकता है। एफ माने फेस, चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो जाए, वहां से लार गिरने लगे, या वहां की पलक और आंख की भौहें जो हैं वो चलनी बंद हो जाएं, तो थूक गिरने लगे एक तरफ से, तो इसमें फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है। तो बी फास्ट में BEF। ए आर्म, हाथ में अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में दाहिने या बाईं तरफ कमजोरी आ जाए। एस स्पीच, अचानक सिलर्ड हो जाए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, व्यक्ति की स्पीच ऐसी हो जाए जैसे गफलत में आदमी कुछ भी बोल रहा है, या स्पीच चली जाए, बोलना बंद हो जाए, स्ट्रोक हो सकता है। और टी माने टाइम इज ब्रेन। याद रखिए साथियों,
हर जाता मिनट 20 लाख ब्रेन की कोशिकाओं को मारता है। ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। तो जितना देर हम अस्पताल पहुंचने में करेंगे, उपयुक्त ट्रीटमेंट देने में करेंगे, उतना ही ज्यादा ब्रेन को इरिवर्सिबल लॉस होगा, रिकवरी के चांसेस उतने ही खराब होते जाएंगे। तो ये बी फास्ट हम सबको याद रखना है और हमारे अपने सगे संबंधियों को भी बताना है कि इनमें से अगर कुछ भी हो तो तत्काल ऐसे अस्पताल ले जाएं जहां पर सीटी एमआरआई की सुविधा है। अब साथियों, हम लोग स्ट्रोक के इलाज से पहले इस पर आते हैं। मेरा हमेशा से मानना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से अच्छा होता है। तो स्ट्रोक के अगर हमको रिस्क फैक्टर्स पता है, स्ट्रोक क्यों होता है, और अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं तो यकीन मानिए स्ट्रोक होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो दो तरीके के रिस्क फैक्टर हैं, मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे एज। बढ़ती एज में स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। और दूसरा चीज, हमारी ब्रेन की जो ब्लड नलिकाएं हैं, पूरे शरीर की ब्लड नलिकाएं हैं, वो भुरभुरी हो जाती हैं, उनके फटने की आशंका बढ़ जाती है। अब एज बढ़ रही है, इसको तो बढ़ रही है, नहीं रोक सकते। जेंडर, मेल में ज्यादा होता है, कोई पुरुष पैदा हुआ है तो पैदा हुआ है, ये रिस्क फैक्टर भी नहीं बदल सकते। रेस, ब्लैक रेस, हम सब एशियन ब्लैक रेस में आते हैं, तो अब पैदा हो गए एशिया में तो हो गए, अब उसको कैसे बदलेंगे। इसी तरीके से हेरिडिटरी, अगर माता पिता में या परिवार में, बाबा दादी में, नाना नानी में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो स्ट्रोक होने की आशंका ज्यादा है, इसको भी नहीं बदल सकते। लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको बदल सकते हैं और जो हमारे हाथ में है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइपरटेंशन। याद रखिए, स्ट्रोक, फालिस, पक्षाघात, लकवा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है वो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है। लोग अचानक से ब्लड प्रेशर की दवा खाना छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत शूटअप कर जाता है या ब्लड प्रेशर का उनको पता ही नहीं होता। स्ट्रोक का सबसे मुख्य कारण है। दूसरा, अनकंट्रोल्ड शुगर, अगर डायबिटीज है, आप शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे। तीसरा, डिसलिपिडीमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। ये तीनों चीजें हमारे हाथ में हैं। हम दवाओं से, एक्सरसाइज से या जिस किसी चीज से भी इनको नियंत्रित रखेंगे, स्ट्रोक की आशंका न्यूनतम हो जाएगी। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम हफ्ते में 5 दिन 6 दिन एक्सरसाइज नहीं करते 30 से 45 मिनट, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे योग हो, चाहे जो भी हो, तो हमको स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल अगर हम लेते हैं, एक वक्त था थोड़े समय पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब अल्कोहल की परमिसिबल लिमिट थी कि इतना अल्कोहल पुरुष ले सकते हैं, इतना अल्कोहल महिलाएं ले सकती हैं, ये सेफ है। एशियन में अभी स्टडी करी गई है, इसका वीडियो कभी बाद में बताएंगे, कि थोड़ा सा भी अल्कोहल हमारे बॉडी को डैमेज करता है। तो अगर हम सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल का सेवन बंद कर दें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, स्ट्रोक की आशंका को न्यूनतम कर सकते हैं। फिर कुछ नए जमाने की चीजें हैं, स्ट्रेस, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से जॉब प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, पीयर प्रेशर, प्रमोशन, लोन, ईएमआई, तमाम ऐसी सारी सुरक्षाएं हैं जो हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हैं, स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। इन सब चीजों से जनित होता है डिप्रेशन, स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। कार्डियक कॉजेज, अगर किसी को हार्ट में वेल्व की डिजीज है तो वेल्व में वहां पर क्लॉट बन सकता है जो वहां से टूटकर ब्रेन की नलियों में जाकर फंस सकता है खून की। तो ऐसे लोगों को आयु पर्यंत ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो खून को पतला करके रखती हैं। और एब्डोमिनल ओबेसिटी, पुरुषों में पेट में चर्बी का बढ़ना, ये स्ट्रोक का एक बड़ा कारण होता है। तो साथियों, इनसे बचिए, इनको नियंत्रण में रखिए। नौबत ही नहीं आएगी कि स्ट्रोक हो, इलाज की बात ही नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए इलाज की बात आ गई आपको या आपके किसी सगे संबंधियों को, तो पहला महत्वपूर्ण चीज है तुरंत पहचाने। पहचानने के लिए आपको मैंने बी फास्ट बताया। बी माने बैलेंस, ई माने आई, एफ माने फेस, ए माने आर्म, एस माने स्पीच, टी माने टाइम इज ब्रेन। 1 मिनट में 20 लाख न्यूरॉन नष्ट होते हैं। अब हम लोग इलाज की बात करते हैं। आपको बताया 100 में से 85 लोगों में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, यानी खून की नली में क्लॉट बन जाता है ब्रेन की। तो ऐसे में क्या है, अगर 4.5 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे हॉस्पिटल ले जाएं जहां सीटी और एमआरआई है, तो सीटी एमआरआई करके हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि ब्रेन के अंदर क्लॉट तो नहीं है। अगर क्लॉट नहीं है और स्ट्रोक के सारे लक्षण हैं तो इसका मतलब ब्रेन की नली में ब्लॉकेड है।
तो ऐसे पेशेंट में हम लोग 4.5 से 6 घंटे के अंदर अगर एल्टिप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज या टेनेक्टेलेज का इंजेक्शन पेशेंट को दे देते हैं तो वो उस क्लॉट को गला देता है, ब्रेन के उस हिस्से को पुनः खून की सप्लाई चालू हो जाती है, ब्रेन का वह हिस्सा पुनः काम करने लगता है और हमारी रिकवरी हो जाती है। इसमें एक चीज होती है, इसको कहते हैं डोर टू नीडल 1 आवर। मान लीजिए पेशेंट अवेयर है और वो अस्पताल ले भी आए, तो अस्पताल में घुसने से लेके नीडल माने एल्टिप्लेज का इंजेक्शन लगाने में 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए। इधर सीटी स्कैन करा रहे हैं, उससे पता चल रहा है हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है, खून की जांचें गई हैं और घंटे भर के अंदर पता चल गया इसमें इस्चेमिक स्ट्रोक ही है, खून की नली में ब्लॉक की वजह से स्ट्रोक है और इसमें इंजेक्शन देने में कोई खतरा नहीं है, तो हम एल्टिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दे देते हैं। दूसरा जो लेटेस्ट मोडेलिटी है, मान लीजिए ब्रेन की किसी नली में ब्लॉकेड है और हमको लगता है वो एल्टिप्लेज या टेनेक्टेलेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज से नहीं सही हो सकता, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आती है। इसमें क्या होता है, एक जैसे कैथेटर होता है कार्डियक, जब हमको हार्ट अटैक पड़ता है तो एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, खून की नली से एक स्टंट डालते हैं जो वहां तक जाता है और वो एक कैमरे पे हमको दिखता रहता है, मॉनिटर पे। ऐसे ही ब्रेन में हम जाते हैं और ब्रेन में जाके देखते हैं कहाँ पर क्लॉट है, उस क्लॉट को हम लोग या तो तोड़ देते हैं, मैकेनिकल एम्बोलेक्टमी कर देते हैं, या उसको बलून से वहां से हटा देते हैं और ब्रेन के उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई चालू हो जाती है। तो जो आधुनिक अस्पताल हैं वहां पर इलाज की ये पद्धति उपलब्ध होती है, लेकिन इसमें भी अगर समय से पहुंचेंगे तभी फायदा करेगी। अगर बहुत ज्यादा ब्रेन की सेल्स की डेथ हो जाएगी फिर इसको करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन की जिन सेल्स की डेथ होती जा रही है वो पुनर्जीवित नहीं करी जा सकती। फिर तीसरा क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन को यही लक्षण हुए जो मैंने आपको बी फास्ट बताए और 24 घंटे में रिकवर कर गए, तो इसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए स्ट्रोक जैसे लक्षण हुए, ऐसे लोगों में कैरोटिड डॉपलर डॉक्टर कराते हैं और पाते हैं यहाँ पर जो ब्रेन की नसें हैं जो खून की सप्लाई कर रही हैं ब्रेन को, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो इसमें भी रेडियोलॉजी के द्वारा स्टंट डाल के यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट हैं या जमाव है उसको हटा दिया जाता है, कैरोटिड एंजियोप्लास्टी हम लोग कर देते हैं। अब मान लीजिए 6 घंटे के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक का पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, फिर क्या करना है? फिर ऐसे पेशेंट में डॉक्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे डालते हैं। अगर पेशेंट का ऐसे जगह पर स्ट्रोक हुआ है जो सांस को नियंत्रित करता है या हार्ट को नियंत्रित करता है, जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, तो जान जाने का खतरा रहता है। अगर ऐसी जगह नहीं हुआ है तो जान जाने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर उस खून के बहाव ना होने की वजह से ब्रेन का जो हिस्सा मर गया है, वहां पर तीसरे चौथे दिन सूजन आना शुरू होती है जो ब्रेन को बुरी तरीके से दबाती है, और इस दबाव के कारण ब्रेन को ऐसा डैमेज हो सकता है कि व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी सर्जरी करते हैं। इसमें खोपड़ी के जिस हिस्से में क्लॉट बना है ब्रेन के अंदर, उस हिस्से को निकाल लिया जाता है। तो जो प्रेशर ब्रेन के अंदर था वो बाहर की तरफ थोड़ा सा रिलीज होता है और बाकी मसल्स वगैरह तो वैसी रहती है, बस हड्डी निकाल लेते हैं और उसको या तो मरीज की पेट की लेयर में सिल दिया जाता है या उसको अलग फॉर्मेलिन में रख लेते हैं और 6 महीने के बाद दोबारा लगा देते हैं। तो ऐसे में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो डीकम्प्रेसिव क्रेनियोक्टमी में जो हड्डी निकाली थी उसको हम वापस रख देते हैं। तो ये तो ऑप्शन हुए साथियों इस्चेमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के। हिमरेजिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है? अगर हिमरेज छोटा है, ऐसे हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है जहां जान का खतरा नहीं है, तो यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, दवाओं से देते हैं, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। अगर बड़ा है, हमको लग रहा है कि अगर हम इस क्लॉट को नहीं हटाएंगे तो ये ब्रेन में दबाव पैदा करेगा और व्यक्ति का ब्रेन काम करना बंद कर देगा, तो ऐसे में हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसको सर्जिकल डिकम्प्रेशन कहते हैं। इसमें ब्रेन में सर्जरी करके क्लॉट को निकाल लिया जाता है। अर्जेंट सर्जरी की जरूरत होती है अगर क्लॉट बड़ा होता है। न्यूरोसर्जन सीटी स्कैन या एमआरआई देख के डिसाइड करते हैं कि हमको सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। कभी कभी ब्रेन में रास्ते होते हैं जिसमें ब्रेन का पानी बहता है, उनको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। उन वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जमा हो जाता है तो एक बाहर से ट्यूब जैसी डाल देते हैं जिसको हम लोग इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रेनेज कहते हैं और वहां से खून बाहर की तरफ निकल आता है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक्स के ये 3 ऑप्शंस हो गए। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि अगर 100 लोगों को स्ट्रोक है तो 85 को एम्बोलिक होता है, 15 को हेमरेजिक होता है। और दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट रिवोल्यूशनाइज हो चुका है।
है, क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ चुका है। तो पहले तो आप लोग ये देखें कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या हैं, इस वीडियो को आगे से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे लोगों के अंदर जिनमें रिस्क फैक्टर हैं उनको रोकें तो उनको स्ट्रोक ना होने पाए। दूसरा, मान लीजिए स्ट्रोक हो जाता है तो बी फास्ट अगर पता है तो जल्दी पहचानेंगे, जल्दी अस्पताल जाएंगे। ऐसे अस्पताल को चयनित करिए जहां सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जहां एल्टिप्लेज, टेनेक्टिलेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन की सुविधा है, या जहां पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सुविधा है। तो सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, जानकार बनिए। जानकार बनेंगे तभी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट वाले फिलॉसफी को लागू कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।